चलो ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग पढ़ रहे थे अपना चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज एग्जाम रिवीजन क्लास, क्योंकि आपके एग्जाम काफी नजदीक है तो रिवीजन कर रहे हैं हम लोग एग्जाम के लिए। तो लास्ट क्लास में हमने इस चैप्टर के त्रिभुज के एक्सरसाइज 6.2 के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था। तो 6.3 पर जंप करने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट इसके उदाहरण वाले कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल्स। तो पहले एग्जाम्पल कुछ डिस्कस करते हैं, उसके बाद 6.3 का कंसेप्ट देखेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल से भी कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको देखने को। तो सबसे पहले हम लोग आज का क्वेश्चन लेते हैं, उदाहरण नंबर 1 एक्सरसाइज 6.2 के पहले एक क्वेश्चन है। बोला गया है यदि कोई रेखा, अच्छा कंसेप्ट याद है सभी को पिछले क्लास का? चलो एक बार मैं रिकॉल करवा देता हूँ। दो थ्योरम था हमारे पास, बीपीटी जिसको कहते थे। एक तो थेल्स थ्योरम था, समानुपातिकता का आधारभूत प्रमेय। जैसे कि अगर मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास त्रिभुज है जिसका नाम हमने दिया एबीसी। अब अगर मैं बीसी भुजा के समांतर एक लाइन खींच दूं, तो ये वाला जो लाइन है, मान लो इसका नाम दे दिया पीक्यू, तो ये पीक्यू लाइन बाकी दो भुजाओं को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। मतलब एपी बटा पीबी बराबर होगा एक्यू बटा क्यूसी के। ठीक है, तो आप सीधे यही बोलोगे कि पीक्यू अगर समांतर है सर बीसी के, या समांतर का साइन दिया, तो आप क्या बोलोगे सर, एपी बटा पीबी जो होगा वो बराबर होगा एक्यू बटा क्यूसी के। तो एक थ्योरम हमने ये पढ़ा था पिछले क्लास में। ठीक है, सेकंड चीज आप ये कह सकते हो कि अगर हमारे पास ऐसा लिख रखा है एपी बटा पीबी बराबर ए क्यू बटा क्यू सी, मतलब इसका विलोम दे दिया कि आपको दे रखा है ये चीज कि एक लाइन पी क्यू है जो दो भुजाओं को बराबर रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो ये जो भी लाइन होगा पी क्यू वो डेफिनेटली बीसी के समांतर होगा। तो ऐसा रहेगा, तो आप कहोगे सर पी क्यू लाइन जो होगा वो बीसी के समांतर होगा। तो दोनों एक दूसरे का कन्वर्स है, विलोम। ठीक है, तो ये दो कंसेप्ट मैंने पढ़ाया था पिछले क्लास में। तो इसी को यूज करते हैं, आगे के एक दो क्वेश्चन है एग्जाम्पल में। देखिए यहाँ पर क्या लिख रखा है, यदि कोई रेखा त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC को क्रमशः बिंदु D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो, तो सिद्ध कीजिए, कुछ प्रूफ करना है हमें। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन किया था, इससे मिलता जुलता। यहाँ पर कहीं बोला गया है कि आकृति के बारे में, लास्ट में लिखा गया देखिए आकृति 6.13। तो हो सकता है कि यहाँ पर आपके एग्जाम में फोटो बना करके दे, हो सकता है फोटो नहीं बनाया जाए। तो आप ऐसे बोल सकते हो, सर एक त्रिभुज एबीसी की बात की गई है, त्रिभुज एबीसी बनाइए। ठीक है, इसका नाम दिया त्रिभुज एबीसी। आगे पढ़ते हैं कि भुजाओं AB और AC पर क्रमशः लिख दिया गया, क्रमशः मतलब क्रम के अकॉर्डिंग। तो AB पर कौन सा पॉइंट है, पॉइंट D है, तो AB के ऊपर पॉइंट D बना लीजिए। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है AC और बाद में लिख दिया E, तो AC पर एक पॉइंट E है। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट E है, तो ठीक है हमने ऐसे फिगर बना लिया। अब बोल रहा है कि ये वाला जो लाइन है D और E इस प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो। तो अगर मैं DE को मिलाऊं, तो ये वाला जो लाइन है आपका DE, ये बीसी के समांतर है। ये क्वेश्चन में दिया गया है कि नहीं दिया गया? बिल्कुल बोल रहा है कि ये वाला लाइन जो है बीसी के समांतर है। प्रूफ कीजिए एडी बटा एबी बराबर ए बटा एसी। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, सर दिया क्या गया है डी, चूंकि यहाँ पर आप ऐसा लिख दो त्रिभुज, अगर हम इसको प्रूफ करना चाहें तो कैसा लिख सकते हैं, त्रिभुज एबीसी में डीई जो है वो समांतर है बीसी के। और अगर डी बीसी के समांतर है तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, बोलिए बोलिए, थ्योरम क्या लिखोगे आप? बीपीटी के अकॉर्डिंग अगर डीई नीचे वाले भुजा के समांतर है तो ऐसा लिख सकते हैं ना कि ये वाला लाइन बराबर रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा बाकी भुजाओं को। एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ई से लिख सकते हैं क्या? तो यहां से आप लिख दीजिए एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी। हर बार यही चीज करते रह रहे हैं हम लोग। अब क्या करोगे, आपको क्या करना है, प्रूफ करना है एडी बटा ए बी। आपका अभी नहीं आया है, आपको एडी बटा डीबी आपने प्रूफ किया है, अभी आपको प्रूफ करना है एडी बटा ए बी। तो ए बी लाने के लिए में क्या करना होता है, इसको रेसिप्रोकल करिए, मतलब इसको विलोम करिए दोनों तरफ। तो इस रेशियो को मैं अगर उल्टा कर दूं, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं डीबी बटा एडी, मैंने यहाँ लिखा डीबी बटा एडी, तो इधर क्या लिखना पड़ेगा बताओ, आप लोग बताओ। एसी बटा ए। तो आपने अगर बाएं पक्ष में आपने उल्टा किया, रेसिप्रोकल किया, इधर भी आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, व्युत्क्रम कर दीजिए। तो ऐसा क्वेश्चन एक किया था, व्युत्क्रम किया था हमने, क्वेश्चन नंबर 3 याद करिए। अब इसमें क्या करेंगे, दो तरफ अगर एक जोड़ दें,
किसी भी इक्वेशन में आप दोनों तरफ सेम क्वांटिटी को जोड़ोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे सर, दोनों तरफ एक जोड़ा अगर, ठीक है, dB बटा AD प्लस का 1 बराबर AC बाई AE प्लस का 1, दोनों तरफ एक जोड़ दिया। और एक जोड़ने से क्या फर्क पड़ेगा, देखो अगर आप ऐसे लिखते हो x बाई वाई प्लस 1, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, x प्लस ये नीचे वाला y ऊपर आके ऐड हो जाएगा और बाई वाई, ठीक है, ऐसा लिखते हैं। तो वही चीज यहाँ पर यूज करिए, dB प्लस AD बटा AD बराबर, यहाँ पर लिख दोगे AC प्लस AE बटा AE, इसको जोड़ा हमने। तो ये देख करके मुझे बताइए, फिगर को आप लोग देखिए, इस फिगर को मैं थोड़ा नीचे कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब इस फिगर को देखकर बताइए कि अगर मैं डीबी और एबी को जोड़ूं तो क्या मिलेगा, और डीबी और एडी को एबी एबी मिल जाएगा। आपको पता, देखो यहाँ पर आप कह रहे हो सर डीबी और एडी को आपने जोड़ा, तो डीबी और एडी को जोड़ोगे तो डीबी हमें यहाँ पर दिख रहा है, ये वाला लाइन है, और एडी ये वाला लाइन है। तो डीबी और एडी को जोड़ेंगे तो ये पूरा मिल जाएगा एबी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे सर ये क्या मिल रहा है हमारे पास, एबी मिल रहा है, और एडी तो नीचे है ही, ठीक है। और यहाँ पर एसी और एई को जोड़ा गया है, तो एसी, अच्छा इसमें कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, एसी और एई तो नहीं आना चाहिए, कुछ तो मैंने यहाँ पर गड़बड़ लिखा, एई बाई ईसी आएगा ना, यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, एडी बटा डीबी, एडी बटा डीबी, तो इधर से एई बाई ईसी आएगा ना, तो यहाँ पर ईसी लिखिए, ठीक है, ये ईसी आएगा, करेक्ट कर लो। यहाँ पर आपका एसी उल्टा करोगे तो ऊपर में ईसी चला जाएगा। देखो अगर कहीं पर भी गलती होगा ना तो आगे जाकर आपको पता चल जाएगा कि हमने कुछ गलत लिख दिया है, ठीक है। तो ये एसी लिख दिया था, ईसी होना चाहिए था, तो सारे जगह पर मैं यहाँ पर चेंज करके ईसी लिख देता हूँ, यहाँ पर भी ईसी आएगा और यहाँ पर भी ईसी आएगा, इससे आपका सही हो जाएगा। ये हमारा ईसी रहेगा और ये हमारा ईसी रहेगा। अब देखिए, आप ईसी और एई को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, तो आपको दिख रहा है सर ईसी और एई को जोड़ेंगे तो हमारा पूरा एसी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर से आपका आ जाएगा एसी बटा एई, ठीक है। अब आप देखिएगा कि यही प्रूफ करना था क्या, तो आपको दिखेगा सर ये नहीं प्रूफ करना था, एक सेकेंड, ये नहीं प्रूफ करना था, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इसका जस्ट रेसिप्रोकल प्रूफ करना है, व्युत्क्रम प्रूफ करना है। तो आपको प्रूफ ये करना था, आप अगर बाएं पक्ष को आप विलोम करोगे, यहाँ पर आप व्युत्क्रम कर दीजिएगा एडी बटा एबी, इधर क्या लिखोगे, इधर लिखोगे एई बटा एसी। और देखो क्या यही प्रूफ करना था आपके बुक में क्वेश्चन में, तो ये भी प्रूफ करना था, यस ठीक है। तो हमने क्या किया, जो हमने थेल्स थ्योरम पढ़ा था उसको यूज किया सबसे पहले लाइन, ठीक है। उसके बाद उसका व्युत्क्रम किया, व्युत्क्रम करके एक छोड़ दिया, उसके बाद सिंप्लीफाई किया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये बस 3 स्टेप हमें ध्यान रखना, थेल्स थ्योरम, व्युत्क्रम और वन जोड़ दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, हाँ बीपीटी यूज किया, बीपीटी को थेल्स कहते हैं कई बार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कोई भी डाउट है, 2 चीज कर सकते हो, कोई भी डाउट है भी पूछ सकते हो, या फिर इसकी रिकॉर्डिंग आप दोबारा देखिएगा, ठीक है। चलिए डेफिनेटली पूछिए ज्यादा। अब यहाँ पर क्या, एबीसीडी एक समलंब है, समलंब चतुर्भुज के बारे में आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर 9 था जहां पर समलंब चतुर्भुज आया था। तो समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी बोल रहा है डीसी के समांतर है, और समांतर भुजाओं एडी और बीसी पर क्रमशः बिंदु ई और एफ इस प्रकार स्थित है कि ये भुजा ए बी के समांतर है, दर्शाइए कि ए बटा एडी बराबर बी एफ बटा एफ सी के बराबर है। क्वेश्चन को पढ़ा लेकिन बहुत कुछ समझ में नहीं आया, फिगर बनाना पड़ेगा। तो एबीसीडी क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है, तो बनाइए एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज, कुछ ऐसा बनाओगे आप, ठीक है। तो ऐसा समलंब चतुर्भुज मैंने बना दिया, इसका नाम दे दिया एबीसीडी, एबीसीडी। इसमें कौन सी दो भुजाएं समांतर है, तो आपको दिख रहा है एबी भुजा जो है सर सीडी भुजा के समांतर है, एबी और डीसी आपस में समांतर है, जहां पर मैंने तीर का निशान लगाया। एडी और बीसी समांतर नहीं है, उसको असमांतर कहेंगे। तो बोल रहा है असमांतर भुजाओं एडी और बीसी पर, ठीक है, क्रमशः, क्रमशः मतलब क्रम के अकॉर्डिंग, तो एडी के ऊपर कौन सा बिंदु है, बिंदु ई है, तो एडी पर आप कोई बिंदु ई ले लीजिए, तो यहाँ पर आपने बिंदु ई ले लिया, और एफ है, एफ कहाँ पर है, बीसी पर है, तो बीसी पर हमने एफ ले लिया, ठीक है। फिगर को इस तरीके से बनाइए, इस प्रकार स्थित है कि ईएफ जो है भुजा एबी के समांतर है, तो ईएफ को मिलाइए, ईएफ लाइन जो है किसके समांतर है, वो एबी के समांतर है, इस पे भी एक तीर लगा दिया, तो ए बी और ई एफ समांतर आ गया आपका। अब दर्शाइए कि ए बटा एडी जो होगा बी एफ बटा एफ सी के बराबर होगा, ये प्रूफ करना है।
ठीक है, देखते हैं कैसे प्रूफ होगा, समझिए। यहाँ पर देखिए आपको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं गिवन में, ऐसा आप लिख सकते हो क्या, दिया क्या गया, दिया है, क्या हम बोल सकते हैं कि ए बी समांतर है डीसी के और ये समांतर है हमारा ईएफ के। बताओ, ये दे रखा है, बोला ना ईएफ ए बी के समांतर है। ईएफ अगर ए बी के समांतर है तो ईएफ ऊपर वाले के भी समांतर हो जाएगा, क्योंकि डीसी और ए बी खुद समांतर थे। एक लाइन ईएफ और बनाया जो ए बी के समांतर है, तो ये तीनों ही लाइन आपस में समांतर हो गए, ए बी डीसी और ईएफ। उसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना ऐसे लिख दोगे अपना क्वेश्चन, सिद्ध हमें करना है ए ई बटा ईडी, ईडी बराबर क्या, बी एफ बटा एफ सी। ये प्रूफ करना है। आप एक रचना लिखिए, कंस्ट्रक्शन लिखिए। इस क्वेश्चन पर ध्यान रखिएगा कि आप क्या करना है ना, आपको डी से बी तक मिला दीजिए। मैंने क्या किया, डी से बी को मिला दिया, डी बी, हाँ डायगोनल कह सकते हैं या फिर विकर्ण कह सकते हैं। तो रचना में लिख दिया कि डीबी को मिलाया, बस एक ही विकर्ण इस तरीके से मिलाएंगे। बाकी इसके बाद आप देखो प्रमाण में आप क्या लिखेगा, प्रमाण। ठीक है, अब समझो यहाँ पर आप एक ट्रायंगल को देखिए, जो ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा डी ए बी त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज को देखिए जो मैं अभी कलर करने जा रहा हूँ। डी ए बी त्रिभुज सभी ने देखा, ठीक है। मान लो ये वाला पॉइंट है ई एफ, मान लो ये डी बी और डी बी और ई एफ मान लो बिंदु ओ पर काट रहा है, दूसरे को बिंदु ओ पर काट रहा है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि त्रिभुज डी ए बी में ईओ जो है, ईओ लाइन समांतर है ए बी लाइन के। ठीक है, देखिए ईओ वाला लाइन जो है वो ए बी के समांतर है, ये दोनों लाइन आपस में समांतर है। तो अगर ये दोनों लाइन समांतर है तो मुझे बताइए, कौन बच्चा मुझे बताएगा, कुछ हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, क्या बताऊं? हाँ जी बोलिए। डी ई बटे ए डी ई बटा ए ई, ठीक है, बराबर हाँ आगे, डी ओ बटे ओ बी। नाइस। चलो ये मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ, बिल्कुल सही बोला, वेरी गुड। देखो यहाँ पर आप कहोगे सर ये वाला भुजा जो है ईओ ए बी के अगर समांतर है, हाँ एसी को भी मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमने डीबी की जगह एसी मिलाएंगे तो भी आंसर आ जाएगा, सिमिलर ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ईओ लेकिन एक ही मिलाइएगा कोई। तो ईओ ए बी का समांतर है, तो हम कहेंगे सर डीई बटा ईए जो होगा वो ओडी बटा ओबी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर से आप सिंपली इस तरीके से हमने लिख दिया, थेल्स थ्योरम का यूज किया, बीपीटी का यूज किया। ठीक है, उसके बाद आप क्या करिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, ये हमारा समीकरण है, समीकरण नंबर 1। अब क्या करिए, त्रिभुज, अब एक हमें और त्रिभुज दिख रहा है ऊपर की तरफ, इस वाले त्रिभुज को देखिए अब आप, डी सी बी। हाँ डीसीबी, बढ़िया। तो अगर मैं डीसीबी त्रिभुज को आप देखने लगूं, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं डीसी में, देखिए मैं लिख रहा हूं, पहले तो इतना लिख दो, त्रिभुज डीसीबी में, तो इस त्रिभुज में आपको एक लाइन दिखेगा ओ एफ, ओ एफ किसके समांतर है, ए बी सीडी के, नहीं ए बी के नहीं। अब देखो यहाँ पर इस त्रिभुज में आप अगर उल्टा से त्रिभुज ले रहे हो तो इसमें ए बी तो है ही नहीं ना, बी सी डी है, और एक लाइन ऐसे बनाया आपने ओ एफ, तो ये ओ एफ लाइन जो है वो सी डी के समांतर आप बोलोगे, क्योंकि आपको पता है कि ये तीनों लाइन जो है वो तीनों ही लाइन हमारे समांतर थे, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो ये तीनों ही लाइन आपके समांतर है, तो आप सिंपली कह सकते हो सर ये जो ओ एफ है वो सी डी के समांतर रहा होगा। ठीक है, ओ एफ और सी डी समांतर रहा होगा, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, बताओ, समझ में आया। यस। आप सी डी अगर ए बी लिख रहे हो तो ए बी तो उस त्रिभुज का पार्ट ही नहीं है ना, उस त्रिभुज में ए बी कोई भुजा ही नहीं है। ठीक है, तो ओ एफ सी डी के समांतर है। अगर ओ एफ सी डी के समांतर है, इस फिगर को आप एनालिसिस कीजिए, जो मैंने साइड में अभी बनाया था, बिल्कुल वही वाला जो ब्राउन कलर का आपको दिख रहा है ऊपर में ट्रायंगल, उसी ट्रायंगल को मैं इधर बना दे रहा हूँ, कुछ ऐसा उल्टा दिख रहा होगा, और यहाँ पर नाम आपका कुछ ऐसा दे रखा है डी सी ओ एफ डी। अगर कंफ्यूजन होता है तो एग्जाम में वैसे बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे जरूरत नहीं पड़ेगा हमेशा। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि अगर ओ एफ सर सी डी के समांतर है
तो ये बाकी दो भुजा मतलब बीडी और बीसी को बराबर बराबर अनुपात में डिवाइड करेगा, मतलब बीओ बटा ओबी। चलो मुझे बताइए, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ बीओ बटा ओडी, ये किसके बराबर हो जाएगा? बी एफ बटे एफ सी। नाइस। तो आप कहोगे सर बीओ बटा ओडी जो होगा वो बी एफ बटा एफ सी के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए बी एफ बटा एफ सी। अब यहाँ पर आप देखो तो बीओ बटा ओडी बी एफ बटा एफ सी, ठीक है। अब यहाँ से आप देखिए कि यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर 1 आया था, इक्वेशन नंबर 1 में क्या लिख रखा है? डीओ बटा ओबी, है ना। इक्वेशन नंबर 1 का ये देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है? डीओ ऊपर ओबी नीचे, और यहाँ पर आपका देखिए ओबी ऊपर आ गया है, डीओ नीचे आ गया है, तो इसको आप रेसिप्रोकल करिए, इसको आप उल्टा करिए। तो इसको अगर उल्टा आप करोगे तो क्या बन जाएगा आपका? ओडी बटा ओबी, ऐसा लिख दिया। तो ओडी बटा ओबी कितना आ जाएगा? क्या एफ सी बटा बी एफ लिख सकते हैं? यस सर। अगर बाएं तरफ हमने विलोम किया, दाएं तरफ भी विलोम कर दिया, ठीक है। बस इतना, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए, इसको इक्वेशन 2 बोलिए और दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके देखिए। इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखेंगे तो हमें क्या दिखता है? हमें ये दिख रहा है कि सर यहाँ पर क्या है आपका? डीओ बटा ओबी राइट साइड में, और यहाँ भी है ओडी बटा ओबी, ठीक है। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हमने लिखा डीई बटा एई जो है सर वो किसके बराबर है? डीओ बटा ओबी के बराबर, समीकरण 1 में लिख रखा है। और डीओ बटा ओबी किसके बराबर है? डीओ बटा ओबी जो है एफ सी बटा बीसी के बराबर है। तो ये तीनों आपस में बराबर हो गया। मान लो कहता हूँ एक्स जो है वो वाई के बराबर है, और मैं कह रहा हूँ वाई जो है वो जेड के बराबर है, तो कहेंगे ना एक्स वाई के बराबर है, वाई जेड के बराबर, तीनों आपस में बराबर हो गया, है ना। तो तीनों आपस में बराबर हो गया। अब तीनों अगर आपस में बराबर है तो आप देख लीजिए कौन सा आपको प्रूफ करना है। तो आपको जो प्रूफ करना है वो ए बटा डी है, ठीक है, ए बटा डी। तो ए बटा डी कैसे निकलेगा? ये वाले बीच वाले को आप हटा दीजिए, आप बस यस लीजिएगा सर, किस, आप उल्टा ये कर। वाला लीजिए, हाँ पहले ये ले लो और ये ले लो, बीच वाला से कोई मतलब है नहीं है, ठीक है, तो बीच वाला हटा दीजिए। तो यहाँ से आप लिखेगा डीई बटा एई बराबर एफ सी बटा बी सी। अब इसी को उल्टा कर दीजिए, उल्टा करने का मतलब विलोम कर दीजिए, तो एई ऊपर आ जाएगा और डीई नीचे चला जाएगा, ठीक है। और इस साइड भी वही करिए, बीसी ऊपर आ जाएगा और एफसी नीचे आ जाएगा। देखो यही प्रूफ करना था क्या? यस सर। ठीक है, देखिए ये प्रूफ करो, एई बटा ईडी। अच्छा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको जो प्रूफ करना था वहां पर ईडी लिख रखा है, मैंने यहाँ पर डी लिख दिया, इससे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मैं ए नो बी सर। भुजा लिखूं चाहे बी ए भुजा लिखूं, अगर मैं कहता हूँ कि एक लाइन बनाकर कि ए बी की लंबाई बताइए तो आप कहोगे सर ये 5 सेंटीमीटर है। अगर मैं बी ए पूछूं तो भी 5 सेंटीमीटर है, तो ए बी लिखो चाहे बी ए लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये समझ में आया? यस सर। एग्जाम्पल नंबर आपका 2 हो गया, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने ये दो एग्जाम्पल डिस्कस कर लिया, ठीक है। चलो इसके आगे हमें सिमिलरिटी के बारे में पढ़ना, समरूपता के बारे में पढ़ना। एक एग्जाम्पल और है, चलो ये भी डिस्कस कर लेते हैं, क्यों छोड़े, हो सकता है कि यही क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्किप नहीं करते हैं, चलो इसको भी डिस्कस करते हैं। बोला यहाँ पर आकृति 6.16 को देखिए, और इस आकृति में कुछ बोल रहा है कि पी एस बटा एस क्यू जो है पीटी बटा टी आर के बराबर है, ठीक है, तथा एंगल पी एस टी जो है एंगल पी आर क्यू के बराबर है। ये दो चीज दे रखा है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज पी क्यू आर जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। पहले तो मुझे बताओ समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है? समद्विबाहु क्या होता है? देखो इसका नाम में ही छुपा हुआ ना, इसका सम मतलब बराबर, जिसकी आमने सामने होता है समान हो। द्वि आमने सामने, ठीक है। कह सकते हो कोई भी त्रिभुज का अगर सर दो भुजा समान है तो उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। मतलब अगर आप कह सकते हो ये दोनों भुजा अगर समान रहेगा, बराबर रहेगा, लंबाई में अगर बराबर रहेगा तो समद्विबाहु, तो दो भुजा बराबर रहेगा उसको समद्विबाहु कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो प्रूफ करना है कि ये वाला त्रिभुज समद्विबाहु है, इसकी कोई भी दो भुजाएं बराबर प्रूफ करके दिखाइए, ठीक है, कोई भी दो भुजा बराबर कर। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, दिया क्या गया है सर 6.16 में पी एस बटा एस क्यू बराबर पीटी बटा टी आर। लिख लो, जो दे रखा है उसको लिखिए, सॉल्यूशन करके आप लिखेगा पी एस बटा एस क्यू बराबर पीटी बटा टी आर। अब फिगर को देखिए, पी एस बटा एस क्यू बराबर पीटी बटा टी आर।
तो अगर ऐसा कुछ रेशियो में डिवाइड कर रहा है, कोई लाइन एस टी एक ऐसा है, आप कह सकते हो सर एस टी एक ऐसा लाइन है जो इस त्रिभुज के दो भुजाओं को बराबर अनुपात में डिवाइड कर रहा है, मतलब पी एस बटा एस क्यू पी टी बटा टी आर के बराबर है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि एस टी जो है वो क्यू आर के समांतर रहेगा। बताइए, इसका मतलब यही होगा ना, Yes, sir. थेल्स Yes. थ्योरम का विलोम। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कन्वर्स वाला थ्योरम, थ्योरम 6.2 का यूज करके आप सीधे बोल सकते हो, इसका मतलब यही होगा कि एस टी लाइन जो होगा वो समांतर होगा क्यू आर लाइन के। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो एस टी क्यू आर के समांतर है। कैसे प्रूफ किया? थ्योरम 6.2 का यूज करके। ठीक है, हमें पता था। अब यहाँ पर समझिए, अगर एस टी क्यू आर के समांतर है तो एक कंसेप्ट आपका लगता है, अगर मैं दो लाइन समांतर लाइन बनाऊं और इस समांतर लाइन को एक प्रतिच्छेद रेखा से काट रहा है, ठीक है, तो क्या ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होता है? बिल्कुल, ये Yes, sir. दोनों कोण बराबर होते हैं और इन दोनों कोणों का Alternate नाम into. नहीं, अल्टरनेट नहीं है, यहाँ पर ये संगत कोण है। देखो जब एफ का आकृति बनेगा ना, देखो यहाँ पर एफ बन रहा है, जब भी आपका एफ बनते हुए दिखेगा इसका मतलब संगत कोण बनेगा। देखिए यहाँ पर एफ बन रहा है, दोनों एक ही साइड में है ना, इसके संगत स्थितियां समान है। ठीक है, दोनों ही दाएं तरफ है और दोनों ही ऊपर ऊपर है। ठीक है, तो कहेंगे सर दोनों कैसे संगत कोण है। मैं अगर इसको एक्स लिख दूं और इसको वाई लिख दूं तो आप कहोगे सर एक्स और वाई दोनों बराबर होगा। ठीक है, दोनों कोण बराबर होगा, क्यों? ये संगत कोण है। ठीक है, तो तो संगत कोण बाई तरफ हो सकते हैं, क्या बोल रहा? तो बाई तरफ हो सकते हैं। हाँ, बाईं तरफ वाला भी होगा, इसकी पोजीशन बस सेम होना चाहिए। अगर मैं ये वाला कोण की बात करूं, ये वाला जो कोण होगा, एक सेकंड, ये कोण, ये किसके बराबर होगा? अगर ये कोण ले रहा हूं तो ये कोण किधर है? बाएं तरफ और नीचे में। तो बाएं और नीचे कौन सा कोण है? ये वाला। ठीक है, तो कहेंगे सर एम और एन भी बराबर होगा आपस में। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा एफ बनता होगा, उल्टा एफ बन रहा है। ठीक है, तो ये सारी क्लास 9th में पढ़ा होगा ये आपने, संगत कोण है बराबर है। एकांतर कोण कौन सा होता है? देखिए अगर मैं ऐसे बनाऊं ना, एक कोण ये वाला ले लेता और एक कोण ये वाला ले लेता, तो ये दोनों भी बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल, क्योंकि एक को दाईं तरफ है, बाईं तरफ है और दोनों ही अंदर अंदर है। ठीक है, तो आपको सर ये क्या है? एकांतर कोण युग्म। तो एकांतर कोण युग्म, संगत कोण युग्म ऐसे यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम पुराने कंसेप्ट को यूज करके क्लास 9th के अकॉर्डिंग आप कह सकते हो सर ये वाला जो कोण है वो किसके बराबर हो जाएगा? इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। कैसे बराबर हो जाएगा इसको थोड़ा समझिए। आपने बोला कि एक लाइन ये एस टी और क्यू आर दो समांतर रेखाएं थी, इसको आपने एक प्रतिच्छेद रेखा से काट दिया, प्रतिच्छेदी रेखा से काट दिया, तो यहाँ पर आपको एक एफ बनता हुआ दिख रहा होगा, ये वाला और ये वाला। Sangat. और Sangat. दोनों, हाँ संगत कोण है, दोनों ही दाईं तरफ है और दोनों ही ऊपर ऊपर के कोण। ठीक है, तो हम कहेंगे सर ये दोनों कोण कैसे हैं? संगत कोण है, इसलिए दोनों कोण के वैल्यू बराबर होंगे। तो यहाँ से आप ऐसा लिख सकते हो, एंगल पी एस टी जो होगा वो किसके बराबर होगा? एंगल पी क्यू आर के बराबर होगा। और रीजन यहाँ पर जरूर लिखिएगा, संगत कोण। ये बताना बहुत जरूरी है कि आप कैसे बराबर कर रहे हो। ठीक है, संगत कोण है ये दोनों कोण। ठीक है, तो समांतर रेखाओं पर बनने वाले संगत कोण बराबर होते हैं, बस इतना लिख देना। ठीक है, संगत कोण लिखो, काम से जाएगा आपका। उसके बाद आपको एक चीज और दे रखा था, एंगल पी एस टी जो है वो किसके बराबर है? क्वेश्चन में क्या लिख रखा है सर? पी एस टी जो है पी आर क्यू के बराबर है। देखो बोल रहा था कि ये वाला जो कोण है वो इसके बराबर है, क्वेश्चन में दिया गया ये, तो ये लिखोगे एंगल पी आर क्यू के बराबर है, ये गिवन है, ये दिया गया है। ठीक है, दिया है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेगा तो आपको यहां से दिखेगा सर पी एस टी यहां भी आया, पी एस टी यहां भी आया और पी एस टी यहां भी आया, तो पी क्यू आर और पी आर क्यू भी तो आपस में बराबर हो जाएगा। ये दोनों ही कोण जो है वो सेम क्वांटिटी के बराबर है, सेम एंगल के बराबर है। तो वही चीज है ना, अगर मैं कहता हूं कि एम का मान भी ए के बराबर है और पी का भी मान भी ए के बराबर है, मतलब एम और पी भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो एंगल पी क्यू आर भी पी एस टी के बराबर है और पी आर क्यू भी पी एस टी के बराबर है। इसका मतलब है दाएं तरफ जो दोनों लिख रखा है वो दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से आप लिख सकते हो एंगल पी क्यू आर जो होगा वो एंगल पी आर क्यू के बराबर होगा। ठीक है, ये दोनों एंगल बराबर हो जाएगा। क्लियर? अब पी क्यू आर और पी आर क्यू कहाँ कहाँ पर है, फिगर को देखिए जरा, इन दोनों को आप थोड़ा ध्यान से देखिए कि आपका एंगल है कहाँ पर।
एंगल पी क्यू आर, ये एंगल आपका दिख रहा है, एंगल पी क्यू आर, ये वाला कोण, ठीक है, ये वाला। और एंगल पी आर क्यू कहाँ पर है, तो एंगल पी आर क्यू ये वाला कोण है। ये दोनों कोण आपस में बराबर आपने प्रूफ कर दिया, ठीक है। ये दोनों कोण को आपने क्या किया, आपने बोला कि सर ये वाला कोण जो है इसके बराबर है। अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो उसके सामने वाली भुजा भी बराबर होती है क्या? तो ये अगर नहीं पता है तो इसको समझिए, Yes, sir. किसी भी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हैं, अगर मैं कह रहा हूं ये वाला कोण 30 डिग्री का है और ये वाला कोण भी 30 डिग्री का है, तो इसके सामने हम इसका नाम दे दिया पी क्यू आर। तो यहां से आप क्या बोलोगे, अगर सर एंगल क्यू एंगल आर के बराबर है तो एंगल क्यू के सामने कौन सा भुजा है, पी आर, ठीक है। और एंगल आर के सामने कौन सा भुजा है, तो एंगल आर के सामने है पी क्यू। तो ये दोनों भुजा भी आपस में बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो बराबर कोण के सामने वाली भुजा भी बराबर होती है त्रिभुज में, ठीक है। अगर कोण बराबर है तो उसका भुजा भी सामने वाला बराबर रहेगा। तो यहाँ से आप लिख दीजिएगा, क्योंकि सर पी क्यू आर एंगल पी आर क्यू के बराबर है, तो यहाँ से आप क्या बोलेगा, पी क्यू आर के सामने कौन सा भुजा है, तो पी क्यू आर के सामने पी आर है, ठीक है, लिख दोगे पी आर। और पी आर क्यू के सामने कौन सा है, इस कोण के सामने आपको पी क्यू दिख जाएगा, तो पी। PQ. तो क्या हमने ये दिख दिया कि किसी एक त्रिभुज, जो हमारा त्रिभुज था, उसकी आमने सामने के दो भुजाएं बराबर है। तो हेंस कह देंगे त्रिभुज पी क्यू आर कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु है, ठीक है, क्योंकि दो भुजाएं हमने बराबर प्रूफ कर दिया, ठीक है। क्लियर है, बोलिए। यस सर। तो यहाँ पर हमने ये प्रूफ किया। अब समद्विबाहु कैसे प्रूफ करेंगे, ऐसा तो करेंगे नहीं कि स्केल से इसको मेजर करेंगे। तो हमने प्रूफ कर दिया कि एंगल क्यू एंगल आर के बराबर है। एंगल क्यू अगर एंगल आर के बराबर है तो उसके सामने सामने भुजा भी बराबर हो जाएगा, और आमने सामने की भुजा बराबर हो गया, इसका मतलब समद्विबाहु हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से प्रूफ करने का अप्रोच है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको प्रैक्टिस करके जाइएगा, आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। इसके आगे हमें सिमिलरिटी के बारे में पढ़ना है, त्रिभुज की समरूपता। जब हमने समरूपता स्टार्ट किया था वहां पर आपको बताया था बहुभुज की समरूपता के बारे में। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आपका 6.3 है, जहां पर त्रिभुज की समरूपता पढ़ना है। तो कंडीशन, किस किस कंडीशन में दो त्रिभुज समरूप है, इस चीज को डिस्कस करने के पहले मैं ये आपको बता रहा हूँ कि समरूपता को लिखते कैसे हैं। त्रिभुज अगर दो समरूप है तो क्या क्या हम कंक्लूजन लिख सकते हैं, ठीक है। कंक्लूजन लिखेंगे तभी तो क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पर लिखिए, सर हाँ, पिछले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो। चलिए इस पेज के स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे पीडीएफ में सेंड कर दूँ। लीजिए जल्दी से लीजिए, इसका लेके बता देना। हो गया वो अमर, चलिए तो आगे आते हैं। हो गया। ठीक है, अब त्रिभुज की समरूपता में देखो, सिंपल समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सीखना, बहुत आसान लगेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि हमारे पास कोई दो त्रिभुज है जो आपस में समरूप है, ठीक है, मैं यहाँ पर फिगर ही बना दे रहा हूँ, ठीक है। एक त्रिभुज है हमारे पास पी क्यू आर, और एक मैंने बना दिया एबीसी, ठीक है। दो त्रिभुज में बना रहा हूँ, एबीसी और पी क्यू आर। धीरे धीरे करके हम लोग सारी चीज पढ़ेंगे, अभी तो सबसे आसान से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं, अगर ये दे रखा है कि त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है, तो समरूपता का एक सिंबल होता है, ऐसा सिंबल, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करता है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर अगर ऐसे लगा दिया, इसका मतलब त्रिभुज एबीसी, ऐसे लिखो, यदि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो हम लोग दो कंडीशन लिखेंगे। बहुभुज की समरूपता में भी आपने पढ़ा होगा, मुझे बताओ जिसको भी याद है, अगर दो बहुभुज समरूप होंगे तो उसके संगत कोण कैसे होंगे, संगत कोण कैसे होंगे, बराबर। और संगत भुजाएं कैसी होंगी, संगत भुजाएं बराबर होती हैं क्या, नहीं, Yes. संगत भुजा बराबर नहीं होती है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो यहाँ पर दो कंडीशन बताया था कि अगर दो बहुभुज समरूप है तो उसके संगत कोण बराबर होंगे और भुजाएं का अनुपात सेम होगा, भुजा समानुपाती होंगे। त्रिभुज में ये चीज होगा कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं, इसका मतलब अगर एबीसी त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है
तो आप बोलोगे संगत कोण बराबर होंगे। तो संगत कोण यहाँ पर देखिए कोण ए कोण पी के बराबर हो जाएगा। अब फिगर हमेशा आपको नहीं बना करके दिया जाएगा, आप इसके नाम से देखिए। सबसे पहले पोजीशन पे क्या लिख रखा है ए, तो यहाँ लिख दोगे पी है, ठीक है। तो ए और पी संगत कोण कहलाएगा। तो आप पहला चीज बोलोगे, पहला कंक्लूजन ये निकलेगा कि सर कोण ए जो होगा वो कोण पी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोलिएगा, कोण बी किसके बराबर होगा, बोलो कोण क्यू के, ठीक है। तो बोलेगा कोण बी जो होगा सर कोण क्यू के बराबर होगा, ओके। और अगर मैं बोलूं कोण सी के, ठीक है, कोण सी किसके बराबर हो जाएगा, तो वो कोण आर के बराबर होगा। और के तो बराबर। कोण सी जो होगा वो कोण आर के बराबर होगा। तो फिगर को भी देखिए, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि कोण ए कोण पी के बराबर है, अगर मैं बोलता हूँ कोण बी, यहाँ पर मैं लिखा कोण बी, तो आप बोलोगे कोण बी कोण क्यू के बराबर होगा। और मैं कहता हूँ कोण सी, तो कोण सी किसके बराबर होगा, कोण आर के बराबर होगा। ये कब, जब त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप, ठीक है। फिगर में नाम उल्टा नहीं लिख सकते हो, मतलब इस पोजीशन को चेंज मत करिएगा। इसमें नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो अगर आप पी क्यू आर की जगह क्यू पी आर कर दोगे तो संगत को नाम गलत देख लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से नाम लिखेंगे मैं बताऊंगा अभी। सेकंड चीज बोलोगे, सर अगर त्रिभुज समरूप है तो उसके भुजाएं भी समान अनुपात में होंगे। तो भुजाएं समान अनुपात में होंगे, इसको कैसे लिखेंगे। देखो, आपने क्या किया, यहाँ पर लिखा था एबीसी और यहाँ लिखा पी क्यू आर। देखिए हमेशा एक आदत बना लो, यहां से आप पहले लो ए बी, तो यहां से लोगे पी क्यू को, ठीक है। पहले मैंने लिया ए बी, उधर से लिया मैंने पी क्यू को, पहला दो, ठीक है, बराबर। उसके बाद मुझे बताओ, यहां से मैंने अगर बीसी को लिया तो यहां से क्या लेंगे, क्यों हुआ। क्यू आर। तो आप आदत बनाओ, पहले हम ए बी लिया, उधर से पी क्यू लिया, फिर बी सी लिया, इधर से क्यू आर लिया, ठीक है, क्यू आर लिया, और लास्टली क्या लेंगे जो बच गया। अब यहाँ से लो ए सी, ठीक है, ए और सी, ठीक है, ए सी छूट गया था ना। अब यहाँ से लोगे पी आर, जो जो काम आप इधर करोगे वही काम उधर करिए, ठीक है। तो यहाँ से बोलोगे अगर मैं एसी लेता हूँ तो उधर लिख देंगे पी आर। तो यहाँ से आप लिखोगे ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर। तीनों ही भुजाएं क्या होंगी, सेम रेशियो में होगा, ठीक है। तो ये चीज हमें लिखना आना चाहिए, समझ में आया। हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, देखो अगर मैं आपसे बोलता हूँ ना, ये त्रिभुज लिया, इसका नाम लिखा एबीसी। अब इस त्रिभुज को हम लिख सकते हैं त्रिभुज एबीसी, इस त्रिभुज को हम बोल सकते हैं त्रिभुज बी ए सी, बिल्कुल बोल सकते हैं। इस त्रिभुज को हम सी ए भी बोल सकते हैं। तो कुछ भी लिख दोगे सही होगा, त्रिभुज का नाम लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समरूपता जब लिखते हैं, दो ट्रायंगल में रिलेशन लिखते हैं, तो हम त्रिभुज का नाम नहीं बदल सकते। क्या हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि त्रिभुज जो एबीसी है वह समरूप होगा त्रिभुज क्यूपीआर का, ये समरूप होगा क्या। आपको लगेगा कि सर वही त्रिभुज तो है, नाम बस अलग लिख दिया, नहीं ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर आप ऐसा लिखोगे तो आपको मिलेगा ए क्यू के बराबर, जबकि ए क्यू के बराबर है ही नहीं, ठीक है, ये तो पी के बराबर। समझ में आया, बोलिए। यस सर। चलो तो अगर मैं ऐसा लिखता हूं, मैं फिगर नहीं बना रहा, ठीक है, मैं फिगर बना ही नहीं रहा, बस मैं आपसे ऐसे पूछ रहा हूं कि मैंने क्या लिख दिया, दो त्रिभुज लिखा, त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है त्रिभुज एल एम एन के, ठीक है। मैं पूछता हूं एंगल क्यू किसके बराबर होगा, एंगल एम के। एंगल एम के। आपने बोला सर यहाँ पर अगर एंगल क्यू लिखा है तो यहाँ पर एंगल एम लिखी, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलो सर एंगल क्यू के संगत कौन सा एंगल एम है, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला कि एंगल आर किसके बराबर होगा, तो आप क्या बोलिएगा, एंगल एम। एंगल आर इधर है तो सबसे लास्ट वाला लीजिए एंगल एन, ठीक है। तो आप बोलो सर एंगल आर जो होगा वो एंगल एन के बराबर होगा, और जो बच गया एंगल पी किसके बराबर होगा, एंगल एंगल एल के, ठीक है। तो एंगल एल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आया कि इस तरीके से हम लिखते हैं, ठीक है। यस सर। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ पी क्यू, तो उधर से क्या लेना पड़ेगा, पी क्यू बटा क्या, एल। पहले मैंने लिया पहला वाला दो, तो यहाँ भी पहला दो लीजिए, एल एम लिख दीजिए। तो यहाँ पर उधर पी क्यू लिया तो इधर एल एम लेंगे, ठीक है, बराबर। उसके बाद बोलो ये लास्ट वाला दो लीजिए क्यू आर, इधर से क्या लेंगे एल एम 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 एन, ठीक है। तो क्यू आर लोगे तो इधर से आपको एम एन लेना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद लोगो पी आर, पहला वाला और लास्ट वाला पी आर, तो उधर से क्या लेंगे एल एन
ln लेंगे, ठीक है। तो ये रिलेशन आपको लिखने आना चाहिए, लिख ले रहे हैं, समझ में आ जा रहा है, बोलिए। यस सर। तो इस तरीके से हम लिख पा रहे हैं। चलो अगर मैं ऐसे बोलता हूं कि हमारे पास ट्रायंगल PST सिमिलर है ट्रायंगल MKS के, ठीक है, MKS सॉरी MKG के। मुझे बताइए एंगल S किसके बराबर होगा? एंगल के एंगल K के। एंगल T किसके बराबर होगा? एंगल जी के। सभी को समझ में आ रहा है ना? सभी लोग चैट में लिख के अब बताइए। संगत कोण बराबर कर रहे हैं और संगत भुजा समानुपाती होंगे, भुजाएं बराबर नहीं होगा। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि PS जो होगा वो बराबर होगा MK के? क्या ऐसा लिख सकते हैं यस PS सर। MK के बराबर होगा? सोचो। यस सर। नहीं, भुजा बराबर नहीं होता, मैंने कहाँ बोला भुजा बराबर होता है? भुजा समानुपाती होंगे, ठीक है, भुजा का अनुपात बराबर होंगे, भुजा बराबर मत करिएगा क्योंकि ये सर्वांगसम नहीं, ठीक है, समरूप है। तो कोण बराबर होगा, भुजा समानुपाती होंगे, भुजा का रेशियो लीजिएगा, ठीक है, और भुजा को बराबर मत करिएगा। अब ठीक है, ये तो हम लिख देंगे अगर हमारे पास दो त्रिभुज समरूप रहेंगे। सर हम किस तरीके से कंडीशन लिखेंगे वो हमें समझ में आ गया। अभी मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे कि यहाँ पर लिख रखा है त्रिभुज समरूप होंगे, कंडीशन कैसे हमें पता चलेगा, क्या क्या कंडीशन है? अब हमें कैसे पता चलेगा कि दो त्रिभुज समरूप है? तो टोटल 4 नियम है आपके पास। कितने नियम है? टोटल 4 नियम। चारों नियम को आपको समझाता हूँ, प्रूफ आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस नियम को समझिए। पहला नियम को कहते हैं ए कसौटी। ए कसौटी क्यों कहते हैं? ए मतलब एंगल, ए का मतलब क्या होता है? एंगल। एंगल मतलब क्या होता है? कोण। इसको कोण 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 भी, कोण 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 कसौटी भी कहते हैं। तो यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। और यहाँ पर देखो क्या बोल दिया, अगर कोई दो त्रिभुज है उनका संगत कोण बराबर है, तो अगर संगत कोण बराबर है तो उसकी भुजाएं जो होंगी उनका अनुपात भी सेम होगा, समानुपाती होंगे। और अगर संगत कोण बराबर है, भुजाएं समानुपाती होंगे, तो वो त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे, ठीक है। अगर कोई दो त्रिभुज का तीनों कोण बराबर होंगे तो उसको हम समरूप कह देंगे। जैसे समझो मैंने एक त्रिभुज बनाया कुछ ऐसा और एक और त्रिभुज बना लिया, सारे करेंगे, आप निश्चिंत रहिए, SSS ये सारा कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखा नाम ABC, ठीक है, और यहाँ लिख दिया PQR। यहाँ पर संगत कोण बोल रहा है कि बराबर है। मान लो मैंने ऐसे बोला कि एंगल A जो है वो एंगल P के बराबर है, ठीक है, ये क्वेश्चन में दे रखा हो, कभी आपको ऐसा दिखता है कि एंगल B जो है वो एंगल Q के बराबर है, ठीक है। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि एंगल C जो है वो एंगल आर के बराबर। R के बराबर है। अगर ऐसा कुछ दिखता है ए मतलब एंगल एंगल एंगल, ठीक है, एंगल एंगल एंगल, इसका क्यों नाम है एंगल एंगल एंगल, अभी समझ में आ जाएगा। इसके तीनों ही कोण, पहले वाले त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे वाले त्रिभुज के संगत कोण के बराबर है। तो कभी अगर ऐसा दिखता है कि त्रिभुज ABC के सारे संगत कोण त्रिभुज PQR के बराबर है, इन दैट केस आप बोलोगे तो त्रिभुज ABC जो होगा, ऐसे लिख दो, यहाँ पर लिख दो, हमें क्या दिखा था? एंगल A जो है वो बराबर है एंगल P के, आपको दिखा एंगल B जो है वो बराबर है एंगल Q के, और एंगल C जो है वो बराबर है एंगल R के। तो यहाँ से आप बोलोगे सर AA एक प्रतिबंध से या फिर कसौटी से, AA कसौटी से या बस AA से आप कह दोगे त्रिभुज ABC जो होगा वो समरूप होगा त्रिभुज PQR की। क्लियर? बोलिए। तो ये कंडीशन है कि अगर ऐसा होता है तो समरूप होगा, ये आपको याद रखना, ठीक है। क्या हम यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं क्या कि त्रिभुज ABC जो है समरूप होगा त्रिभुज QRP के? ऐसा लिख सकते हैं हम लोग? बोलिए, आपको क्या लगता है? नहीं लिख सकते। देखो नहीं क्यों लिख सकते, क्योंकि देखो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा ना, मैंने क्या बोला कि अगर समरूप होगा तो उसका संगत कोण बराबर होगा। क्या एंगल ए एंगल क्यू के बराबर है? देखो ना, एंगल ए तो बोल रहा है एंगल पी के बराबर है, एंगल एंगल क्यू के बराबर नहीं है, एंगल ए एंगल क्यू के बराबर नहीं है। तो आप कहोगे सर ये ऐसा लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप कहोगे सर एंगल ABC एंगल QRP के बराबर नहीं लिख सकते, PQR के ही बराबर होगा। तो हमेशा यहाँ पर ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नाम में कुछ भी छेड़छाड़ मत करिए। समझ में आया?
जैसे समझो, एक और मैं लिख रहा हूँ। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि नाम कैसे दे? अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एक ट्रायंगल बनाया मैंने, इसका नाम दिया ABC और इसका नाम दिया PQR। मैंने बोला यहाँ पर जो कोण है मेरा 80 डिग्री है, यहाँ पर 60 डिग्री है, यहाँ पर आपका 40 डिग्री है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर मेरा 80 डिग्री है, यहाँ पर 60 डिग्री है और यहाँ पर 40 डिग्री है। तो आप क्या बोलोगे? त्रिभुज ABC का जो कोण है वो तीनों कोण त्रिभुज PQR के कोण के बराबर है? बोलिए। यस सर। संगत कोण बराबर है, तो हम कहेंगे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो आप क्या करिएगा, त्रिभुज ABC आप लिख रहे हो यहाँ पर, त्रिभुज ABC, तो समरूप किसके होंगे? ये 60 डिग्री, तो यहाँ पर 60 डिग्री कौन सा है? P है, तो हमने P लिख दिया, त्रिभुज P। फिर आपने बोला B 80 डिग्री, तो यहाँ पर 80 डिग्री वाला एंगल Q है, तो यहाँ पर आप दोगे Q। और यहाँ पर 40 डिग्री, तो यहाँ लिख देगा 40 डिग्री एंगल आ रहा है, तो PQR के बराबर हो जाएगा। तो एंगल ABC त्रिभुज PQR के समरूप हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अगर मैं इसे मैं चेंज करता हूँ, अब समझना कि थोड़ा सा अगर क्वेश्चन ऐसे घुमा करके दे, तो देखो त्रिभुज घुमा दिया गया, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ABC। ठीक है, और यहाँ लिख दिया PQR। मैंने यहाँ लिखा 70 डिग्री, यहाँ लिख दिया 40 डिग्री, यहाँ लिख दिया 80 डिग्री, यहाँ लिख दिया 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 30 डिग्री, यहाँ 70 डिग्री और यहाँ 80 डिग्री। चलो इसको थोड़ा चेंज करता हूँ। चलो, अब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं क्या? बोलो। यस सर। समरूप तो हैं। अब मुझे बताओ मैं नाम कैसे लिखूं? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं त्रिभुज AB से जो है ABC, ये देखिए, क्या त्रिभुज ABC जो है वो समरूप है त्रिभुज PQR के? यस और नो? बोलो, जो लगता है बोलिए ना, सही गलत मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा भाई। नहीं, देखो यहाँ पर आप बोलोगे सर यहाँ तो ठीक है दोनों त्रिभुज समरूप है, मैं भी बोल रहा हूँ हाँ कि त्रिभुज समरूप हैं, लेकिन यहाँ पर ABC PQR के समरूप नहीं है, क्योंकि एंगल A एंगल P के बराबर नहीं है। ठीक है, एंगल A एंगल P के बराबर नहीं है, एंगल B एंगल Q के बराबर है क्या? एंगल B देखो एंगल Q के बराबर तो है, लेकिन एंगल C एंगल R के बराबर नहीं है। ठीक है, तो संगत शिवम के नाम से एक बच्चे, आपका माइक कौन है? बंद कर लो। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे सर संगत कोण भी तो बराबर होने चाहिए। तो आप देखो क्या करोगे, इसको लिखने का नाम लिखने के लिए आपको कैसे सोचना पड़ता है। आप क्या करिए, आप बोलोगे सर एंगल A किसके बराबर है? बताओ, एंगल A किसके बराबर है? यहाँ पर 80 डिग्री दिख रहा है, 80 डिग्री कहाँ है? R पर। ठीक है, तो एंगल A एंगल R के बराबर है ना, एंगल A एंगल R के बराबर है। एंगल B किसके बराबर है? बोलो, 30 डिग्री। बताइए, Q के बराबर है, तो एंगल B आपके एंगल Q के बराबर है। और एंगल C किसके बराबर है? देखो एंगल C है 70 डिग्री, 70 डिग्री कहाँ दिख रहा है? एंगल P के पास दिख रहा है, तो यहाँ पर एंगल P आ जाएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे त्रिभुज ABC जो होगा वो समरूप होगा त्रिभुज RQP के, RQP के। समझ में आया? ऐसे लिखना सही होगा। यस और नो? समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो करस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग देखिएगा। अगर इतना नहीं भी लिखना है, जल्दी में अगर मुझे लिखना है, तो मैं क्या बोलूंगा, हमने क्या किया सर, अगर आपने त्रिभुज ABC लिखा है, ठीक है, ऐसे सोचो त्रिभुज ABC लिखा है, तो आपने क्या किया, त्रिभुज A जो है आपका 80 डिग्री था। ठीक है, त्रिभुज एंगल B कितना था आपका? एंगल B था आपका 30 डिग्री, और ये कौन सा था? एंगल C था आपका 70 डिग्री। तो आपको ऑर्डर यही लेना है 80 30 70। ठीक है, 80 30 70। 80 कौन सा है? R,
फिर कौन सा है, 30, मतलब क्यू फिर पी, तो आप यहाँ से लिख P, दोगे त्रिभुज आर क्यू पी। तो ऑर्डर समझ में आ रहा है, हमें यहाँ से भी वही लेना होगा, 80, ये वाला 30 और ये वाला 70, तभी तो संगत कोण बराबर होगा, है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि ऑर्डर क्यों इंपॉर्टेंट है, संगत yes, कोण बराबर होने के लिए। ठीक है, चलिए, तो ये तो हमने समझा एक क्रिटेरिया कि अगर दोनों त्रिभुज के तीनों कोण अगर संगत होंगे या संगत कोण बराबर होंगे तो त्रिभुज समरूप होंगे। फिर यहाँ से आप क्या क्या लिख सकते हो, अगर ऐसा है तो फिर यहाँ पर के बाद आप लिख दीजिएगा हमारे पास कंडीशन क्या था, मुझे बताओ, मैं ए बी लिया, उधर से क्या लेना पड़ेगा, ए बी बटा क्या, यहाँ से ए बी लिया तो इधर से PR, आर क्यू, नहीं आर क्यू लेंगे ना, यहाँ देखिए पहले हमने ए बी लिया तो यहाँ से आपको आर क्यू लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने लिया बी सी, यहाँ से बी सी लिया तो यहाँ से क्या लेंगे Q, QP, क्यू पी, और यहाँ से हमने ए सी लिया उधर से क्या लेना पड़ेगा RP, आर पी, ठीक है। इस त्रिभुज के नाम को चेंज करिए, मान लो अगर आपको बोलता है कि नहीं हमें इस तरह नाम अच्छा नहीं लग रहा, मुझे आर क्यू पी अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, हमें एबीसी अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, तो आप इसको नेम को कैसे चेंज कर सकते हो, देखो मान लो आपको प्रूफ कुछ और करना है, आपका प्रूफिंग में कुछ और आ गया है, ठीक है, तो नाम चेंज करने के लिए भी आप समझिए, अगर कभी आपने प्रूफ कर दिया है कि त्रिभुज एबीसी जो है वो समरूप है त्रिभुज आर पी क्यू के, ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ अगर मुझे त्रिभुज पी क्यू आर लिखना है तो यहाँ पर नाम कैसा लिखना पड़ेगा, पी क्यू आर किसका समरूप हो जाएगा, देखो आपने नाम को चेंज किया ना, आपने क्या किया, पी पहले लिया फिर क्यू लिया फिर आर लिया, मतलब आर को आपने सबसे उठाकर सबसे बाएं से सबसे दाएं कर दिया, यही किया ना बस, तो यहाँ भी वही करो, आप ए को उठा करके यहाँ कर दीजिए, ठीक है, तो आपका आ जाएगा त्रिभुज बीसीए, तो हम बोल सकते हैं त्रिभुज बीसीए जो होगा वो समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर, है ना, बी पी के बराबर रहेगा, सी क्यू के बराबर होगा और ए आर के बराबर रहेगा, ठीक है, समझ में आया? मुझे बताओ अगर मैं ऐसा लिखता हूँ त्रिभुज एक्स वाई जेड ये समरूप है त्रिभुज पी टी एस के, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ त्रिभुज वाई जेड एक्स लिख दिया, तो ये किसका समरूप होगा, नहीं आया, ठीक है कोई बात नहीं, नहीं आया तो पहली बार सीखोगे थोड़ा प्रॉब्लम होगा। देखिए मैंने क्या बोला, एक्स वाई जेड समरूप है पीटीएस के, यहाँ अब इसका नाम को चेंज करके मैं लिख रहा हूँ वाई जेड एक्स, मैंने क्या लिखा वाई जेड एक्स, तो आपने क्या किया इस एक्स को उठा करके सबसे नीचे लास्ट में कर दिया, है ना, तो इस साइड भी वही करो, इस पी को उठा करके सबसे लास्ट में कर दो, तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पर त्रिभुज टी एस पी। अब समझ में आया, यस सर। मैंने क्या किया एक्स वाई जेड के ऑर्डर को चेंज किया, तो जो यहाँ पर चेंज कर रहे हो वही चीज इधर भी चेंज कर दीजिए, ठीक है। चलो मैं ऐसे बोलता हूँ कि त्रिभुज ए बी सी जो है वो समरूप है त्रिभुज पी टी आर के, तो अगर मैं त्रिभुज लिखता हूं सी बी ए तो इधर क्या लिखना पड़ेगा, पी सोचो क्या लिखेंगे, आर टी पी नाइस, बहुत बढ़िया, आर टी पी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, बी यहाँ है तो बी तो सेम ही है पोजीशन बीच वाला का, बस ए के जगह पर मैंने सी कर दिया, सी के जगह पर मैंने ए किया, इसी का पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। या कहोगे ए बी सी को आपने उल्टा कर दिया सर, सी बी ए कर दिया, तो इसको भी उल्टा कर दो, पीटीआर को क्या कर दोगे आर टी पी। ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत बार यूज आएगा इसलिए इतने डिटेल में सिखा रहा हूँ, है ना। तो ये समझ में आया कि किस तरीके से नाम को हम लोग बदलते हैं, और यही सारे बेसिक के चलते प्रॉब्लम होती है, ठीक है, अगर ये सारे समझ जाओगे तो फिर प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा। और मैं एक और पूछ रहा हूँ उसके बाद रेशियो वगैरह भी लिखता हूँ, अगर मैंने लिखा कि त्रिभुज एम एन ओ जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल पी एस ए के, ठीक है, तो मुझे बताइए यहां से हम क्या लिख सकते हैं, एंगल एम किसके बराबर होगा, एंगल पी के, एंगल एन किसके बराबर होगा, एंगल एंगल एस के, एंगल ओ किसके बराबर होगा, एंगल ए के। इसके बाद क्या लिखेगा एम एन बटा, क्या लिखेंगे एम एन बटा पी एस, एम एन लिया इधर से, उधर से पी एस लेंगे, उसके बाद मैंने बोला एनओ ले लीजिए, तो इधर से क्या लेंगे एस ए लेंगे, तो यहां से मैंने बोला इधर से आपने लिया एनओ, उधर से लोगे आप एस ए,
फिर यहाँ से लिया आपने मैंने MO, उधर से क्या लोगे PA। तो ये दो चीज आपको लिखने आना चाहिए, ठीक है। चलो अगला कसौटी देखते हैं कि अगर तीनों एंगल बराबर है तब तो ठीक है, अगर दो एंगल बराबर होगा तो भी समरूप होगा क्या? हाँ, इसको एंगल एंगल कसौटी कहते हैं। जैसे कि अगर एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हो तो भी दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, तो और इसको एंगल एंगल कसौटी कहते हैं। दो कोण भी बराबर होगा तो भी समरूप हो जाएगा, क्योंकि तीसरा कोण बराबर होगा ही। फॉर एग्जाम्पल ये समझिए, अगर मैंने बोला कि हमारे पास दो त्रिभुज है, ठीक है, कुछ ऐसा, इसको मैंने बोला ABC और इसको मैंने लिया PQR। मैंने बोला कि यहाँ पर जो कोण है 80 डिग्री का है, ये वाला कोण 40 डिग्री का है, ये वाला कोण 80 डिग्री का है, ये वाला कोण 40 डिग्री का है। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये हमारा दोनों त्रिभुज समरूप होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, दो कोण बराबर आ गया ना, समरूप होगा। क्यों? क्योंकि तीसरा वाला जो कोण है, मुझे बताइए किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? ये तो फिक्स है कि 180 मिलेगा तीनों कोणों को जोड़ने पर। तो आप कहोगे सर 80 + 40 तो 120 से सही हो गया, तो कोण सी तो यहाँ पर 60 डिग्री ही आएगा, ठीक है, कोण से 60 आ जाएगा। फिर यहाँ 80 40 होगा तो यहाँ पर 60 ही आएगा, ठीक है। तो अगर दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण बराबर आएगा ही आएगा, वो खुद ब खुद बराबर हो जाता है, ठीक है। तो अगर किसी त्रिभुज के आपको दो कोण भी बराबर दिखते हैं तो आप कहिएगा कोण कोण प्रतिबंध से या एंगल एंगल कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप होंगे। और नाम उसी तरीके से लिखेगा, त्रिभुज ABC, त्रिभुज मैं लिख रहा हूँ ABC, ये समरूप हो जाएगा किसका? त्रिभुज PQR के। क्लियर? ये समझ में आया कि दो कोण बराबर रहेगा उसको समरूप कह दे। अगला क्राइटेरिया जो हमें यूज करना है वो है साइड 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 कसौटी। भुजा भुजा भुजा, एस मतलब साइड, ठीक है, एस मतलब क्या होता है? साइड, और साइड मतलब क्या होता है? भुजा, ठीक है, तो इसलिए एस लिख रहे हैं। साइड 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 कहने का मतलब क्या होता है? यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती है, अगर कोई दो त्रिभुज की भुजाएं समान अनुपात में है तो उसका कोण बराबर हो जाएगा, और अगर संगत कोण बराबर होगा तो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे लिखा, मैंने एक त्रिभुज ऐसे बनाया, हाँ बिल्कुल, बस खत्म ही करेंगे क्लास अभी। 3 4 और यहाँ लिख दिया 6, ठीक है। और एक और त्रिभुज बना रहा हूं, इसकी भुजाएं मैं दे रहा हूं 6 12 8, सारे सेंटीमीटर में है। अभी मैं यूनिट नहीं लिख रहा, बस समझिएगा इस तरीके से। अगर मैं लिख रहा हूँ ABC और यहाँ लिख दिया PQR। अब कोण बराबर नहीं दिया गया है, इसकी भुजा भी बराबर नहीं है, लेकिन क्या इसके भुजाओं का अनुपात बराबर है? अब देखिए, अगर मैं बोलता हूँ AB बटा PQ तो क्या बोलोगे? AB बटा PQ बराबर, ये कितना आ जाएगा? 3/6 यानी 1/2, ठीक है। 3 को 6 से डिवाइड करोगे सर 1/2 आएगा। आप देखिए BC बटा QR, BC बटा QR भी 6/2 ही 1/2 ही है, 6/12, ठीक है, 1/2 आ जाएगा। और ये आप दिखेगा AC बटा PR, तो देखिए 4/8, तो ये भी दिख रहा है सर 1/2 आ रहा है। तो क्या इसकी भुजाओं का अनुपात बराबर है? तो अगर कोई दो त्रिभुज आपको ऐसे दिखते हैं जिनके भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो ऐसे केस में भी क्या बोलेंगे? तो त्रिभुज ABC जो होगा वो समरूप किसका होगा? त्रिभुज PQR के समरूप हो जाएगा, ठीक है, समरूप हो जाएगा। और यहां से हम कंडीशन लिख सकते हैं AB बटा PQ बराबर, वो तो लिख ही रखा है, कोण A कोण P के बराबर होगा, कोण B कोण Q के बराबर होगा, और कोण C कोण R के बराबर होगा। क्लियर? समझ में आया? यस। चलो यहाँ पर मैं आपसे ऐसे पूछता हूँ, बस एक चीज ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन करवा के क्लास आज एंड करेंगे, पहले ये समझिए। अब एग्जाम में ये होता है कि फिगर को थोड़ा रोटेट कर देता है, ठीक है। मैंने लिखा यहाँ पर PQR और यहाँ लिख दिया ABC। मैंने बोला ये 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, और ये 7 सेंटीमीटर। यहाँ मैंने बोल दिया 9 सेंटीमीटर, यहाँ बोल दिया मैंने 21 सेंटीमीटर, और यहाँ बोल दिया 15 सेंटीमीटर।
ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कौन सा त्रिभुज किसके समांतर है, नाम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या सोचो, सर अनुपात चेक करेंगे। अब किसका अनुपात किसके साथ चेक करेंगे, बड़ा कंफ्यूजिंग, ठीक है। तो क्या करिए ना, त्रिभुज पीक्यूआर का सबसे छोटा भुजा मुझे बताइए कौन सा है, त्रिभुज पीक्यूआर का सबसे छोटा भुजा 3, ठीक है। अब त्रिभुज एबीसी का सबसे छोटा भुजा देखिए 9, ठीक है। 3/9 करने पर क्या मिल रहा है, 1/3 मिला, ठीक। अब मैं बोल रहा हूं कि त्रिभुज पीक्यूआर का मिडिल मोस्ट भुजा, मतलब 3 और सबसे बड़ा भुजा, चलो सबसे बड़ा ले लो, ठीक है, सबसे बड़ा ले लो, 7 सेंटीमीटर यहाँ है। इस वाले त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा 21 सेंटीमीटर है, और 7/21 करेंगे तो कितना मिलेगा, 1/3, ठीक है। एंड अगेन देखिए, अगर बोला 5 सेंटीमीटर का भुजा, इसके साथ लीजिए, पीछे किसी का माइक ऑन है क्या, पैरेलल नहीं, इसको कहेंगे सर समरूप है त्रिभुज, ठीक है। पैरेलल कहाँ दिख रहा है, तो 5 सेंटीमीटर और यहाँ पर 15, 5 और 15, यहाँ बोलेंगे सर ये भी 1/3 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं पहला वाला त्रिभुज का तीनों भुजा दूसरे वाले त्रिभुज के तीनों भुजा के संगत है, बराबर नहीं है, बराबर बिल्कुल नहीं है। तो आप यहाँ पर क्या बोलिएगा, त्रिभुज, देखो इस तरीके से आप सोचो, मान लो मैंने यहाँ लिख दिया त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। तो पी क्यू आर में आपने किस तरीके से बढ़ा है, पहले पी से गए हो 5 से 7 की तरफ और इस तरफ गए हो, ठीक है, 5 7 3, ठीक है, ऐसे ही गया ना 5 7 3। तो आप सोचिए, या फिर ऐसे सोचते 3 सेंटीमीटर सबसे छोटा, फिर 5 सबसे बड़ा, सबसे छोटा से सबसे बड़े की तरफ जा रहे हो, तो इसका नाम आप पी क्यू आर की जगह पर ऐसे लिख दो, इसका नाम आप लिख दो त्रिभुज आर पी क्यू, ठीक है। तो आर पी क्यू किसका समरूप हो जाएगा, आप यहाँ पे सबसे छोटा से बड़ा की तरफ बढ़ जाओ, सबसे छोटा सबसे बड़ा की तरफ आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा, नहीं ऐसे नहीं जाओगे ना, सबसे छोटा सबसे बड़ा जा रहे हैं ना, ऐसे जाएंगे, ठीक है। तो आपका मिल जाएगा 9 15 21, यहाँ से आ जाएगा सी बी ए, तो यहाँ से आ जाएगा आपका त्रिभुज सी बी ए। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अब यहाँ से देखोगे एंगल आर एंगल सी के बराबर होगा, एंगल पी एंगल बी के बराबर होगा, और एंगल क्यू एंगल ए के बराबर होगा, ठीक है। चलिए, तो ये चीज ना अगले क्लास में भी कंटिन्यू करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन रहा होगा क्योंकि क्लास का टाइम भी हो चुका है। तो ये वाला टॉपिक से अगले क्लास में भी स्टार्ट करेंगे, इसके पहले तक कोई भी डाउट है तो बताइए, ठीक है। बाय सर। हाँ जी, बाय एवरीवन। अगर डाउट नहीं है तो बिल्कुल लेफ्ट कर सकते हो, डाउट है तो पहले तो डाउट पूछिए।